आजमगढ़ और गोरखपुर जनपद की सीमा से होकर बहने वाली घाघरा नदी के किनारे अवैध शराब फैक्ट्रियों पर रविवार के दिन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह व शिव सगड़ी के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमों ने एक साथ छापेमारी अभियान चलाया, जिससे इस काले कारोबार से जुड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान आजमगढ़ के थाना रौनापार अंतर्गत घाघरा के किनारे के गांवों व गोरखपुर जनपद के थाना बड़हलगंज क्षेत्र में अवैध शराब, कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा काम्बिंग के दौरान नदी क्षेत्र में 10 किलोमीटर अंदर जाकर मुख्य धारा के आसपास टापुओं पर सघन ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान के दौरान 200 शराब की भट्टियां नष्ट की गईं, 40 ड्रमों में 9000 लीटर अर्धनिर्मित शराब, अन्य ड्रमों में 5000 लीटर निर्मित शराब व शराब बनाने के उपकरणों के साथ 200 तसला, 400 टीन, 100 किलोग्राम कोयला और 4 नाव बरामद किया गया। मौके से 3 आरोपी इंद्र बहादुर पुत्र रामजतन निवासी माहुल थाना रौनापार, सतवंत पुत्र रामचंद निवासी ग्राम सुरौली थाना रौनापार व विजयी पुत्र तपसी चौहान निवासी सुरौली थाना रौनापार को गिरफ्तार किया गया। करता रहता है, लेकिन ये काम हम लोगों ने स्वतंत्र रूप से हमारी पुलिस ने, हमारी टीम ने किया है। इसमें हम लोग अपना लगातार काम करते रहते हैं और आबकारी विभाग भी अपने स्तर से अपना काम करता है, लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई है ये पुलिस की स्वयं की रहती है, क्योंकि इस क्षेत्र में शराब के लिए काफी जो अपराधी हैं ये इस काम में लिप्त हैं, उनके लिए काफी यहाँ का जो भूगोल है वो काफी दुरूह और बीहड़ है, तो ये उनके लिए काफी आसान होता है। लेकिन अब चुनाव होने वाले हैं तो इसलिए हम लोग और इस पर काफी दबाव बना करके और काफी मेहनत करके इसको नाबूद करने पर हम लोग लगे हुए हैं कि ये काम बंद हो जाए और खत्म हो जाए पूरी तरह से, ताकि चुनाव में भी इसका कोई उपयोग न होने पाए। इस कार्रवाई के दौरान एसपी ग्रामीण ने बताया कि पुलिस का प्रयास है कि इस क्षेत्र से अवैध शराब का धंधा पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाए, जिससे कि चुनाव में अवैध शराब का दुरुपयोग न होने पाए। चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो तो सभी का भरोसा निर्वाचन आयोग पर बढ़ जाता है। यही वजह है कि निर्वाचन आयोग मतदाताओं, राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को साथ में लेकर, विश्वास में लेकर यूपी विधानसभा की चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करा रहा है। सभी को पता है कि इस बार भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जरिए ही वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ही रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने एनआईसी आजमगढ़ में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष बैठक की। यहां उन्हें बताया गया कि जनपद में पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मंगा ली गई हैं। पारदर्शी व्यवस्था के कारण ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने एनआईसी के अफसरों ने ईवीएम रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया का प्रथम चरण पूरा किया। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि विधानसभा वार मशीनें आवंटित की जा रही हैं। यदि कोई मशीन खराब हुई तो अतिरिक्त मशीनों का इंतजाम भी रहेगा। यह भी बताया कि इस बार सदर और मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपैट के माध्यम से वोट पड़ेगा, यानी इस हाईटेक सुविधा से मतदाता देख सकेंगे कि उन्होंने किसे वोट दिया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में प्रथम रैंडमाइजेशन आज की गई। जनपद में 3461 बूथ है। हमें वोटिंग मशीन इसमें जो 3461 के अलावा 10% रिजर्व में लगानी है और 7% ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अब तक जो ईवीएम प्राप्त हुई थी वोटिंग मशीन, ये विधानसभावार आवंटित नहीं थी। आज राजनीतिक दलों के सामने निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए एनआईसी द्वारा ईवीएम्स को, वोटिंग मशीन्स को अपने अपने विधानसभा को आवंटित कर दी गई है। इसके बाद संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को यह हस्तांतरित कर दी जाएगी। नॉमिनेशन के उपरांत वो इसकी ईवीएम की कैंडिडेट सेटिंग और अग्रेतर कार्रवाई करेंगे और इसमें जो
कुछ ईवीएम्स पोलिंग पर्सनल जो मतदान कर्मी हैं उनकी ट्रेनिंग में भी यूज होगी। और इस बार वीवीपैट 2 विधानसभा में यूज हो रही है, सदर और मुबारकपुर में, उसके बारे में भी राजनीतिक दलों को जानकारी दी। तोड़ने वाले तो तोड़कर चले गए, लेकिन उनकी इस करतूत से आम जनता को कितनी दुश्वारियां हो रही हैं, यह शायद ही उन्हें पता हो। यह दृश्य शहर के मिनी बाईपास मार्ग का है, जिसका लाखों रुपया लगाकर सुंदरीकरण कराया गया था। नगरपालिका के कुछ ठेकेदारों का पीडब्ल्यूडी के लोगों से झगड़ा हो गया, तो एक पक्ष ने रातों रात इस सुंदरीकरण की वाट लगा दी। जेसीबी से की गई तोड़फोड़ का नतीजा ये रहा कि बांध के नीचे उतरने वाली पक्की सीढ़ी भी तोड़ दी गई। जब भी कोई नीचे वाली सड़क पर आना चाहता है तो वह किस कदर परेशान होता है, जरा आप भी देखिए। कैसे यह महिला सामान लेकर नीचे उतरने में संभल संभल कर किसी तरह उतर रही है। यह तो सही सलामत उतर गई, लेकिन कई लोग आए दिन इस प्रयास में घायल भी हो रहे हैं। महीनों बाद न तो नगरपालिका प्रशासन जागा और न ही लोक निर्माण विभाग के अफसर, जबकि जिलाधिकारी सुहास सेलवाई खुद इसे पूर्व में 3 दिन के भीतर ठीक कराने का आदेश 30 दिन पहले ही जारी कर चुके हैं। शहर के सुंदरीकरण अभियान में बदनुमा दाग बना यह तोड़फोड़ कब ठीक होगा, यह जानने के लिए एबीसी चैनल ने सीधे बात की जिलाधिकारी सुहास सेलवाई से। इस टूट फूट के अब तक सही न होने की खबर मिलने पर जिलाधिकारी खुद भौचक थे। कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है कि मेरे आदेश के बाद भी नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी के दोनों विभागों के अफसर सोते रहे। उन्होंने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि 1 सप्ताह के भीतर दोनों विभागों के जिम्मेदार अफसर इसे ठीक करा दें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए अब तैयार रहें। ये बहुत खेद की विषय है कि इसमें पीडब्ल्यूडी और नगरपालिका द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। इसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इंटरलॉकिंग उखाड़ी गई है। इसमें अब तक अगर कार्रवाई नहीं की गई, यही संज्ञान में आ रही है, तो इसमें स्पष्टीकरण कॉल फॉर की जाएगी, नगरपालिका की भी और पीडब्ल्यूडी की भी। अगर 1 हफ्ते में अगर ठीक नहीं करेंगे तो संबंधित इनके जो विभागाध्यक्ष है, नियुक्ति पदाधिकारी है, उनके लिए कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। शहर सहित जिले भर में रविवार को पल्स पोलियो दिवस का आयोजन हुआ। पोलियो जैसी घातक बीमारी के पूर्ण उन्मूलन के लिए चल रहे इस महाअभियान में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के अलावा सरकारी, गैर सरकारी विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों सदस्यों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाई। जिला महिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके तिवारी ने फीता काटकर पल्स पोलियो बूथ का शुभारंभ किया। यहां सीएमओ के अलावा डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार, महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने कई छोटे बच्चों को खुद अपने हाथों से पोलियो रोधी खुराक पिलाई। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने आम जनमानस का भी आह्वान किया कि इस बीमारी के पूर्ण उन्मूलन के लिए सभी को मिलकर अपनी सहभागिता निभानी होगी। अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाएं। सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी ने एबीसी चैनल को बताया कि कुल 6,87,536 बच्चों का लक्ष्य इस बार रखा गया है। इसके लिए जिले भर में 2,402 बूथ बनाए गए हैं। कुल 4,800 स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा रेलवे स्टेशन और रोडवेज जैसे सार्वजनिक स्थलों के लिए ट्रांजिट टीमें भी लगा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हम जरूर लक्ष्य पूरा करेंगे। आज पल्स पोलियो का अभियान शुरू कर दिया गया है। ये 8 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक बूथ पर पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी, जिसकी पूरी व्यवस्था पूरे जिले में सुनिश्चित कर दी गई है। हमारे 2,402 बूथों पर
आज पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी और हर बूथ पर हमारे 2 कर्मचारी 2 वैक्सीनेटर्स तैनात हैं और सब जगह वैक्सीन्स पहुंच गई हैं, सारी लॉजिस्टिक्स पहुंच गई हैं, सारी तैयारी पूरी है और हमारा लक्ष्य है 6,87,536 बच्चों का पिलाने का। हम कोशिश करेंगे कि हम 100% ये लक्ष्य प्राप्त करें। ट्रांजिट टीम्स भी बनाई गई हैं जो बसों में 0 से 5 के जो बच्चे मिलेंगे या ट्रेनों में सफर कर रहे लोगों के साथ जो बच्चे होंगे उनके लिए भी वो टीमें वहां तैनात हैं और ये आज कार्यक्रम शाम 4 बजे तक चलेगा। रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बूथों पर स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहे। अब जो बच्चे छूट गए हैं उनका क्या होगा, इस सवाल के जवाब में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. तिवारी ने बताया कि सभी छूटे हुए बच्चों के लिए ही सोमवार से 5 दिन तक लगातार स्वास्थ्य कर्मियों की टोली डोर टू डोर जाकर छूटे बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाएगी। उसके बाद 5 दिन हमारा डोर टू डोर कार्यक्रम होता है जिसमें हमारे वैक्सीनेटर्स, हमारी टीम वैक्सीन लेके डोर टू डोर जो बच्चे छूट जाते हैं उसमें जाते हैं। फिर एक सेकेंड राउंड भी होता है जिसमें फिर भी कोई छूट गया है तो उसको भी पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। फिलहाल सड़क के बंटवारे की चोट जनता पर पड़ती नजर आ रही है, खासकर सबसे व्यस्ततम सड़क सरफुद्दीनपुर में। यहां अभी कुछ दिन पहले डिवाइडर पर ट्रक चढ़ गई थी तो रोजाना राहगीर वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। यहां चल रहे डिवाइडर के निर्माण कार्य में खुली छोड़ दी जा रही सरिया सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी कर रही है। लोग सरिया के जाल में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन रोड, वाराणसी जौनपुर रोड के होने के साथ साथ विभिन्न स्कूल व कार्यालय का यही रास्ता होने से इस सड़क पर यातायात सर्वाधिक रहा करता है। डिवाइडर बनने से लोग जाम से मुक्त जरूर हो जाएंगे, फिलहाल तो चोटिल घायल हो ही रहे हैं। लगभग 15 दिनों से निर्माण कार्य पर ब्रेक लगने से यहां दुर्घटनाओं का एक्सीलेटर तेज हो गया है। स्थानीय लोगों और राहगीरों की मांग है कि यहां चल रहे निर्माणाधीन कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। आने जाने वाले लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, रात में सरिया खुली हुई है। अभी तो कल टेम्पू वाला एक आ गया, उसी में घुस गया और मोटरसाइकिल वाले जाके उसी में लड़ जा रहे हैं। महिलाएं जा रही हैं, गड्ढा खंद के छोड़ा हुआ है, गिर जा रही हैं। मतलब डेली के डेली कुछ लोग गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहा है, किसी का मुंह टूट रहा है, रोज का रोज। इससे यही परेशानी है, या तो इसको काम को कुछ लगा के रोक दें या फिर इसको पूरा करा दें। इससे आम जनता को काफी परेशानी है, खासकर जब स्कूली बच्चों की छुट्टी होती है तो उस समय इतना जाम लग जाता है कि लोगों के लिए आवागमन में इतनी परेशानियां होती हैं कि बच्चे कम से कम 1 घंटे के बाद स्कूल से घर पहुंचते हैं और जनता को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सुबह शाम दोनों टाइम जाम लग जा रहा है। इस दौरान अगर कोई पेशेंट है, बीमार हो गया है, उसको हॉस्पिटल वगैरह कहीं जाना है, उसमें उसको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनता काफी परेशान है इस चीज से और कई बार लोगों ने यहाँ पे 10-5 मिनट के लिए रोड पे जाम भी किया कि शायद इससे कुछ भला हो सके, शासन प्रशासन की निगाह इस पे आ सके, लेकिन आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरी ये अपील है शासन प्रशासन के लोगों से कि इस पे जल्दी से जल्दी इसको काम खत्म करा के जनता की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। मोदी सरकार के चौथे आम बजट के आने में चंद दिन शेष रह गए हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले इस आम बजट को महाबजट कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार रेल व आम दोनों बजट एक साथ पेश हो रहे हैं। आम जनता की कसौटी पर पीएम मोदी का यह बजट कितना खरा उतरता है, यह तो फिलहाल आने वाला
वक्त बताएगा, लेकिन आम जनता बजट से जो कयास लगाए बैठी हुई है, एबीसी चैनल आप तक उनकी बातें लगातार पहुंचा रहा है। इस कड़ी में एबीसी चैनल ने रविवार को शिक्षक वर्ग से उनकी राय जाननी चाहिए। शिक्षिका रंजना सिंह का कहना था कि बजट ऐसा होना चाहिए जिससे गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार प्रभावित न हो। उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी गैस, पेट्रोल, खाने पीने व बच्चों की फीस पर नियंत्रण कर सभी को खुश करने का प्रयास जरूर करेंगे। देखिए, बजट ऐसा होना चाहिए जिससे गरीब प्रभावित ना हो, क्योंकि हमारे देश में जो संख्या है वो मिडिल क्लास फैमिली की ज्यादा है। तो अगर बहुत चीजों का दाम बढ़ गया या ऐसा कुछ बजट आ गया जिसमें हर चीज महंगी हो गई, तो हमारे लिए, मान लीजिए हम लोग तो वेतन भोगी हैं, लेकिन जो रोजमर्रा कमाने वाले लोग हैं उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि महंगाई, उनको दोनों टाइम का खाना उपलब्ध हो, ये सबसे बड़ी चीज है उनके लिए। और हम लोग वेतन भोगी हैं तो हम लोग अपने लिए ये चाहेंगे या सभी के लिए ऐसा हो कि कुछ स्लैब बढ़ाएं या ऐसा कुछ दें जिससे हम भी प्रभावित ना हो, क्योंकि हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो, और हमारा सारा कुछ रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है, तो हमारी सैलरी और उस पर इसका ज्यादा असर ना हो, स्लैब बढ़ा दें। और बजट का ये भी होना चाहिए कि 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, तो वोट बैंक को ध्यान में रख के ना बजट पेश करें। और यूपी के लिए तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ मिल पाएगा बजट में, क्योंकि चुनाव है। तो जब चुनाव, अगर बजट इस तरह का होगा जिस पार्टी के पक्ष में होगा, जनता उस तरफ प्रभावित होगी, क्योंकि हमारी जनता बहुत भोली है और जिस करंट जो उनको सामने दिखता है वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो गरीबों को ध्यान में रख के और आम जनता को ध्यान में रख के, सभी को ध्यान में रख के ऐसा बजट पेश हो जिससे सभी संतुष्ट हों, किसी को इतनी बड़ी मार न पड़ जाए कि वो अपने लिए सोचना मुश्किल हो जाए, या ऐसा कुछ ना हो कि हम नौकरी वाले भी परेशान हो जाएं और आम जनता भी परेशान हो जाए। तो थोड़ा खाने पीने की चीजें और गैस और पेट्रोल, इन सब चीजों को ध्यान में रख के, और बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान में रखा जाए कि फीस वगैरह बहुत इतनी महंगी ना हो जाए कि मिडिल क्लास फैमिली अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को ना पढ़ा सके। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के बजट पेश किया जाए। शिक्षिका जस्सी ब्राडवे को भी 2017 के बजट से कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं। खाने पीने, स्वास्थ्य, शिक्षा व सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले बजट की उन्हें उम्मीद है। देखिए, जो बजट आने वाला भी तो थोड़ा बहुत तो उसका सुराग लग ही गया है कि क्या आएगा बजट, क्योंकि मोदी जी ने तो बहुत कुछ बताया है उसमें। लेकिन देखिए, बजट जो भी आए, जैसा भी आए, उसमें 2-3 चीजों का बहुत ध्यान देना चाहिए। एक तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए और गृहिणी लोगों के लिए कम से कम खाने पीने की चीज सस्ती होनी चाहिए। और भी बहुत सी चीजें हैं, किताबें बहुत स्कूल में महंगी हो गई हैं, किताबें सस्ती होनी चाहिए। और गैस है, बहुत सी चीजें, खाने पीने की चीजों पर बहुत सरकार को ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा पे, और ये सफाई है, ये है, वो है, हॉस्पिटल है, ये सब है। ये तो हमारी बेसिक नीड है, इसको तो गवर्नमेंट को ऐसे भी करना चाहिए, बनवाना चाहिए, अस्पताल खुलवाना चाहिए, सब चीजें करना चाहिए। लेकिन बजट में मेन चीज है खाने पीने की चीज, शिक्षा और सिक्योरिटी। शिक्षक श्याम नयन सिंह मोदी सरकार से थोड़ा नाखुश से दिखे। उनका कहना था कि बस वह इतना चाहते हैं कि गरीबों का चूल्हा न बुझे। देखिए, बजट तो केंद्र सरकार का आने वाला है और पिछले 2 साल में बहुमत की सरकार का बजट आया, लेकिन जनता के लिए जो होना चाहिए, जो एक नौकरी पेशा वाले के लिए होना चाहिए, वो नहीं हुआ। आम जनता के लिए जो होना चाहिए वो कुछ नहीं किए। यही वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ये थे, अरुण जेटली जी, जब 13-14 में बजट पास हो रहा था, पास हुआ तो इनकी प्रतिक्रिया यही थी कि हमारे देश के नौकरी पेशा लोगों को कम से कम 5 लाख तक की आय कर मुक्त होनी चाहिए। और ये तीसरा बजट खुद पेश करने जा रहे हैं और अभी तक इन्होंने वो चीज जो कहे थे उतना भी नहीं कर पाए, उसके आधे पर अभी चल रहा है।
तो कोई उम्मीद तो नहीं है कि ये कुछ करने वाले हैं या करेंगे। ये केवल हल्ला करते हैं, केवल जनता को बेवकूफ बनाते हैं। यही इनके राज करने का तरीका है। जैसे गृहिणियों के लिए या गरीबों के लिए कहने के लिए तो उज्ज्वला योजना इन्होंने चलाई, मुफ्त में जो है गैस दे रहे हैं। लेकिन गैस की जहां तक बात है, यही कांग्रेस सरकार जब 12 सिलेंडर से 9 सिलेंडर पे प्रतिबंधित किया था कि सब्सिडी का 9 ही सिलेंडर मिलेगा, तब इन्होंने क्या कहा था, जनता को याद है कि इस तरह से गरीब मर जाएंगे, गरीब का चूल्हा बुझ जाएगा, गरीब कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज ये आकर के क्या कर रहे हैं कि मतलब 12 पर कांग्रेस की थी, तो आज ये 12 से क्यों नहीं 14 कर दिए? क्यों नहीं जिसको जितना चाहिए गैस सिलेंडर उतना दे रहा? दीवारों के कान होते हैं। नगरपालिका प्रशासन यह कहावत अच्छी तरह से जानती है, लेकिन रविवार को उसे यह कहावत पहली बार पता चली कि जनता की आंख होती है। कहावत का भान उसे तब हुआ जब जनता सड़कों पर उतर उसे अपनी आंख से जनता के पैसे की बर्बादी दिखाती नजर आई। रैदोपुर तुरमुहानी पर चौराहे के सुंदरीकरण के नाम पर पालिका प्रशासन के द्वारा जनता के पैसे की जा रही बर्बादी का ही यह आलम है कि यहाँ निर्माण सामग्रियां घोर लापरवाही के चलते बर्बाद हो रही हैं। मोरंग बालू, गिट्टी, सीमेंट चौराहे पर बिखरा पड़ा है। आलम यह है कि 15 दिन से यहाँ सीमेंट की बोरियां खुली पड़ी हैं। बारिश उन्हें पत्थर के रूप में तब्दील कर चुकी है। पालिका की इस लापरवाही से आक्रोशित जनता ने रविवार को तमसा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए जनता के पैसे की बर्बादी रोकने की मांग की।